ज़्यादातर हिस्से के लिए ये एपिसोड अभी तक का सबसे बोरिंग एपिसोड का अवार्ड इजीली जीत सकता है, मगर जहाँ पे ज़रूरत थी एग्जैक्टली वहीं पे एपिसोड ने बाजी मार ली। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मुझे स्टेज प्ले देखने में उतना मज़ा नहीं आया। अधिकतर हिस्सा हमें ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया, या फिर स्टोरी की पेसिंग सही नहीं थी, या फिर ये दोनों ही रीजंस की वजह से ये हुआ, पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। मगर इन खामियों को एक्टर्स का परफॉर्मेंस ओवरशैडो कर पाता तो उतना बुरा भी नहीं होता। मेजॉरिटी सीन्स के लिए एक्टर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। पर्सनली मुझे ताइकी हिमेकावा का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया लगा। उसके कैरेक्टर से कॉन्फिडेंस की जो महक आ रही थी ना, सिर्फ उसी के लिए ही पूरा थिएटर एक्साइटेड हो गया। काना का परफॉर्मेंस भी देखने मिलता है, मगर मुझे वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा। उसकी एक्टिंग और एक्सप्रेशंस अच्छे थे, मगर कुछ एक्सेप्शनल नहीं था। मगर यही बात मेल्ट के लिए नहीं कही जा सकती। प्ले में एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे मेल्ट और कामोशिडा के कैरेक्टर के बीच लड़ाई दिखाई जाती है। कामोशिडा एक अव्वल दर्जे का लौंडियाबाज होने के साथ साथ एक अव्वल दर्जे का एक्टर भी होता है। उसकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी होती है। वहीं दूसरी तरफ मेल्ट का परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज सा दिखाई पड़ता है। ऑडियंस भी मेल्ट के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थी। कामोशिडा भी मन में सोच रहा होता है कि इससे हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। इसी बीच हमें मेल्ट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। ये देखते ही पता लग गया कि अब मेल्ट पावर अप करेगा और सामने वाले को अपने परफॉर्मेंस से धो डालेगा। मेल्ट की बैक स्टोरी से पता चलता है कि अतीत में उसका हैंडसम चेहरा उसका सबसे बड़ा हथियार था। इसी बदौलत उसे फेम और लड़कियां बिना एफर्ट के ही मिल जाती थी और वो इन सब चीज़ों का महत्व नहीं समझ रहा था। स्वीट टुडे टीवी एडेप्टेशन में अपनी बुरी एक्टिंग के बाद मेल्ट को रियलाइज़ होता है कि सिर्फ फेयर एंड हैंडसम लगाकर घूमने से घर नहीं चलेगा, इसके लिए अच्छी एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। इसीलिए टोक्यो ब्लेड में जब मेल्ट को मौका मिलता है तो वो दिन रात एक करके हिलाता है। मेरा मतलब वो दिन रात एक करके एक्टिंग को सुधारने में लग जाता है। मगर स्टेज प्ले का दिन करीब आते आते मेल्ट को रियलाइज़ होता है कि उसकी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर आक्वा उसे एडवाइस देता है कि उसे बस वही 1 मिनट पर अपनी जान लगानी है, जब ऑडियंस का सारा ध्यान सिर्फ उसे देखने में होगा, बाकी छोटे मोटे सीन्स मैनेज हो जाएंगे। अब मेन कैरेक्टर ने एडवाइस दी होती है, इसीलिए ये तरीका काम भी करता है। इसके बाद मेल्ट के अंदर का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बाहर निकलता है और वो हर तरफ खुदकते हुए अपने बैटल सीक्वेंस में अपना सारा दम लगा देता है। मेल्ट का एनर्जेटिक परफॉर्मेंस सबकी सोच बदल देता है। आबिको सेंसे को काफ़ी मज़ा आता है और वहीं योरिको सेंसे पूरी तरह शॉक्ड दिखती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने मन में यही सोच रही होगी कि ये चिलगुजा स्वीट टुडे में क्यों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और उसे कोस रही होगी। मेल्ट के एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ एक साकुगा सीक्वेंस भी दिखाया जाता है, जिसमें हम मेल्ट को एक एरोगेंट कैरेक्टर से पुनर्जन्म लेकर एक लवेबल कैरेक्टर में बदलते हुए देखते हैं। ये सीक्वेंस क्लियरली योर नेम के मुसुबी वाले सीक्वेंस से मेल खाता है, जहाँ पर ताकि उस पुराने टेम्पल में जाकर मित्सुहा का चढ़ाया हुआ साके पी लेता है। ऑनेस्टली ये काफ़ी अच्छा रेफरेंस था। अगर मेल्ट नहीं होता तो ये एपिसोड प्रोबेबली देखने लायक भी नहीं होता। मेल्ट ने सिर्फ वहाँ मौजूद ऑडियंस को ही नहीं, बल्कि अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन से चिपके हुए एनिमे फ़ैन को भी इम्प्रेस किया है। अगर मेल्ट पर सीज़न 1 से थोड़ा थोड़ा करके फोकस रहता तो शायद ये सीक्वेंस देखने के बाद मेरे आंखों में पानी आ जाता, जैसा कि योरिको सेंसे के आंखों में था। मगर थोड़ा 19-20 तो हो ही जाता है। मगर मेरे रिसर्च से जितना पता चला उसके हिसाब से ओवरऑल एपिसोड को 10 में से 5 या 6 मिलेंगे। वहीं अकेले मेल्ट के परफॉर्मेंस को 10 में से 9 मिलेंगे। अगर मेल्ट अकेले इतना औसम काम कर सकता है तो आने वाले एपिसोड में जब आकाने और काना आपस में भिड़ेंगे तब तो शायद तहलका मच जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया और मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।